यूपीएससी ने अपना जो 2023 का एग्जाम है उसका कैलेंडर पब्लिश कर दिया है। तो आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन है वो आपका 6 अगस्त को होगा। 6 अगस्त, ठीक है। क्योंकि देखो लास्ट ईयर आप यदि देखते हो तो आपका 8 अगस्त, फिर इस ईयर देखो 7 अगस्त, नेक्स्ट ईयर जो है वो 6 अगस्त, यानी कि सेम टाइम पे एग्जाम हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली है ईयर में 365 डेज होते हैं इन नॉर्मल, तो उसमें वन डे एक तरह से एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इस वजह से वन डे आपका पहले हो रहा है, यानी एवरी 364 डेज पे। तो एक तरह से क्या है, ये फिक्स्ड कैलेंडर है यूपीएससी के साथ। इन जनरल यदि आप देखो तो फिक्स्ड कैलेंडर रहता है और उसी डेट पे वो एग्जाम लेते हैं। कोविड के टाइम में कुछ चीजों को शिफ्ट करना पड़ा, तो दैट वाज एक तरह से वो पेंडेमिक था और वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था जिससे कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई। तो अदरवाइज उस चीज को हम छोड़ दें तो आपका ये जो है फिक्स होता है। अब स्टेट पीसीएस वगैरह का देखो तो वन टाइम में मैं समझता हूं कि रेयर में ही एग्जाम लेते हैं, कि जिस डेट को डिक्लेयर किए वो रेयर में ही लेते हैं। इन जनरल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कभी ये हो गया कभी ये हो गया। बट यूपीएससी के साथ ये ब्यूटी है कि मोर और लेस आपका जो है वो प्रॉपर तरीका से शेड्यूल रहता है। हाँ, अब ये एग्जैक्ट वो नहीं बताएंगे कि आप डिक्लेयर हम इस दिन रिजल्ट कर रहे हैं या सारी चीजें, लेकिन आप देखोगे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट भी आ जाता है। यानी कि फॉर्म जब आया, फॉर्म आपने फिल कर दिया, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के वन ईयर के पहले ही सारा प्रोसेस क्लियर हो जाता है। तो अब आप यदि आपको लगता है जो कैंडिडेट अभी फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर में हैं, या फिर जो सेकेंड ईयर का जस्ट एग्जाम देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेंगे, इन द सेंस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, और या जो आप इंजीनियरिंग वगैरह ग्रेजुएट होने वाले हो, या फिर तो आप यदि फाइनल ईयर में हो या इनफैक्ट प्री फाइनल में भी हो, लेकिन लगता है कि आपको नेक्स्ट ईयर 2023 में एक तरह से अक्टूबर नवंबर तक हमारा सारा डिग्री प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप भर सकते हो। अर्ली यू आर अवेयर बेटर इट विल बी। तो इस वीडियो में हम लिटिल बिट इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, और आपसे ये सोर्स वगैरह जो होता है कि हम कौन सा सोर्स फॉलो करें। अभी जो है अभी आपके पास बहुत टाइम है एक तरह से, इन द सेंस यदि हम देखें तो आपके पास जो भी एपीआर 23 में होंगे तो 15 मंथ्स आपके पास हैं। 15 मंथ्स में आप थोड़ा थोड़ा अभी से 2-3 आवर्स भी डेली देना शुरू करोगे। मैं समझता हूं कि यदि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे तो आप ऑलरेडी 22 में अपियर हो गए, लेकिन जो फ्रेश हैं जो कि हमें 23 में फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो आपके पास 15 मंथ्स है। तो अपना जो वर्क कर रहे हो, कोर्स वर्क कर रहे हो, उसको करते रहो, लेकिन इसमें 2 से 3 घंटे डेली अब दिया करो यदि सीरियस आप हो तो आपका जो सीएपीएफ है तो उसका नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को आएगा। लास्ट डेट फॉर्म भरने का आपका 16 को है, 16 में, और जो आपका एग्जाम डेट है 6 अगस्त को है। ओके, तो ये इस एग्जाम को यदि हम देखें, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एपियर और नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड, तो ये हमने 2012 से लेकर के 2020 तक के लिए हैं, कि क्योंकि अभी 21 के डेटा जो एग्जैक्ट नहीं है, तो जो यूपीएससी ने पब्लिश किया है उसके अनुसार यदि हम देखें तो 2012 में यदि देखो तो 2012 और 2013 इन दोनों ईयर में हमने दिया था। तो 2012 में 2,64,151 लोग फॉर्म अप्लाई किए, लेकिन एग्जाम दिए 93,000। 2013 अब तक इधर के ईयर में देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल ने एग्जाम दिया। ऑब्वियसली है, वैकेंसी देखोगे तो ये इसमें से ये सॉरी अप्लाई 2018 में हाईएस्ट नंबर ने किया था, क्योंकि उस साल सीट जो है इस ईयर में सबसे हाईएस्ट नंबर जो सीट था इसी में था 2018 में। तो 2000 आप 13 देखो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल अपियर हुए तो 1,12,590। फिर देखो 85,000, 98,000, 96,000, 1,02,000, 1,08,000, 87,000, 89,000।
ये देखो मेनली आपका कंपटीशन तो इसी से है ना, जो फॉर्म भरे वो उसमें से तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर्म सारे भर दिए उससे तो आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको क्या है जो एक्चुअल में अपियर हुए कंपटीशन उसमें से है। और ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आप नए इस फील्ड में हो, फॉर एग्जांपल जो पुराने हो या जो फॉर एग्जांपल हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो ऑलरेडी हमने बहुत बार इन चीजों को डिस्कस किया है कि इन जनरल जो जितने लोग एपियर होते हैं 20% जो होते हैं अप्रोक्स होते हैं वो काफी सीरियस होते हैं। तो 20% आप यदि किसी ईयर का लो तो इन नॉर्मल क्या होगा, एक तरह से 18,000 से लेकर के आपके 22,000 तक। तो 18,000 से 22,000 के आसपास सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अब कितनी वैकेंसी आएगी, ये क्या सिचुएशन होगा नहीं होगा, बहुत सारे लोग सर मर्जर होगा नहीं होगा, अब आपको एटलीस्ट कैलेंडर आ गया है तो मर्ज नहीं हो रहा है, ये चीज आपको पता है। तो अब आप फुल रूप से फोकस करो, फुल रूप से ये प्रिपरेशन करो कि नहीं मर्जर हो रहा है। बहुत सारे लोग सर क्या गारंटी है, अरे यार गारंटी किसी चीज की नहीं है। मैं वही बोलता हूं, यदि आपको कोई चीज की गारंटी लेना है तो आप सिर्फ एक तरह से मौत की ही गारंटी है कि वो देर सवेर वो आनी है, बाकी आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल सकते हो, जो हमारे पास वर्तमान में है उसके अनुसार चलेंगे, यदि चेंज हो गया तो हम देखेंगे। लेकिन ये तो एटलीस्ट है ना कि अब 23 का कैलेंडर आ गया है, तो 23 का कैलेंडर आ गया है, अब आराम से फोकस करो। अब आपके पास जो वो डाउट्स हट गए हैं। ओके, नेक्स्ट अब ये है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एग्जामिनेशन कि 3 स्टार ऑफिसर, 3 स्टार ऑफिसर इन द सेंस इंसिग्निया में जो होता है, इंसिग्निया में वो आप जो कॉलर वाले नहीं या फिर व्हीकल में, तो वो 3 स्टार ऑफिसर इन द सेंस इंसिग्निया में। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, एक 3 स्टार ऑफिसर जो होते हैं वो व्हीकल में लगाते हैं और अपने कॉलर में लगाते हैं, तो वो जो होते हैं आपके डीजी लेवल के ऑफिसर होते हैं, या आर्म फोर्सेस में फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी में ले तो वो आपके लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो इक्विवेलेंट टू क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीवाईएसपी, डेप्यूटी एसपी। इनफैक्ट सम टाइम बैक यूपीएससी जब से लेना स्टार्ट की तो इसको प्रॉपर असिस्टेंट कमांडेंट कहा जाता है, अदरवाइज डीवाईएसपी ही कहा जाता था पहले। तो यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 5 फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड प्रेफरेंस। आप आपका रैंक अच्छा है तो आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार जानोगे डालोगे। लेकिन इन देखा जाता है जो आप ऑलरेडी हमने जो फोर्स एलोकेशन के बारे में बताया, तो 100 में से फॉर एग्जांपल 2020 का अभी जो फोर्स एलोकेशन हुआ, तो 100 पीपल में से 53 जो थे वो उन 53 ने क्या लिया, वो आपका सीआईएसएफ ही लिया। तो मेजोरिटी जो होते हैं वो एक तरह से सीआईएसएफ को चूज करते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है, तो बट हर की अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जिस प्रेफरेंस में जिनको चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 53 आपके 100 में से ये लाए लिए सीआईएसएफ ही, फिर उसके बाद सीआरपीएफ 7, क्योंकि एक तो सीट बहुत कम था। ठीक है, ये भी कारण है कि सीट बहुत कम था, तो 7 लोगों ने सीआरपीएफ लिया। फॉर एग्जांपल 19 बीएसएफ 100 में से था, फिर 12 इसमें एसएसबी था। ठीक है, फिर 9 आईटीबीपी था। तो इस ढंग से हर कोई अपने अपने अनुसार लेते हैं। अब एग्जाम जो है एक तरह से 3 स्टेज में है। तो स्टेज 1 में रिटन 2 पेपर्स आपके हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन विद 1/3 निगेटिव मार्किंग 250 मार्क्स। और पेपर 2 कन्वेंशनल है आपका सब्जेक्टिव, तो 200 ये आपका मार्क्स के। सेकेंड स्टेज में फिजिकल मेडिकल, नो मार्क्स बट यू हैव टू क्वालिफाई, अदरवाइज आप थर्ड स्टेज में नहीं जाओगे। स्टेज थर्ड इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट 150 मार्क्स, यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 600 मार्क्स पे बनेगा। और हाईएस्ट कट ऑफ अब तक जो है वो 325 गया है, उसके नीचे कट ऑफ जो है 300 ये 18 गया है। तो ये अभी आपका हाईएस्ट कट ऑफ है। ऐसे नॉर्मली में 300 से बिलो मैक्सिमम ईयर में आप देखो, जब से यूपीएससी एग्जाम लेना स्टार्ट किए तो मैक्सिमम ईयर में 300 से बिलो रहता था। लेकिन जैसे जैसे देखोगे कि यूट्यूब से लेकर के बहुत सारे कोचिंग्स, बहुत सारे डेडिकेटेड कैंडिडेट अब आ रहे हैं, बहुत सारे जो हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, और जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है लिटिल बिट कट ऑफ आपका ऊपर जाते जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिक से अधिक
एस्पिरेंट्स जुड़ने लगते हैं, अधिक से अधिक इन द सेंस कि अवसर देखो तो 10 ईयर्स में नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मोर और लेस कांस्टेंट है, लेकिन कुछ अच्छे कैंडिडेट हर साल नए जुड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। नेक्स्ट अब सिलेबस यदि हम देखते हैं तो पेपर 1 में देखोगे तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस इन दिस पेपर विल ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग एरिया। तो ये इसका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस इस पेपर का नाम है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग ये क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एक्सेट्रा रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन इसके क्वेश्चन रहेंगे। अभी फिलहाल कुछ ईयर से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जनरल साइंस में देखो, इसमें आप मेजर चंक होता है लास्ट 3 ईयर्स का, देखो तो 28, 29 और 30 इन 3 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो इसमें है क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, including new area of importance like IT, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, ये आपके हैं। नेक्स्ट आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये जो भी है आप करंट अफेयर्स सब सारे एग्जाम्स में पढ़ते हो। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे शायद जो आपके ये रहेंगे, एनालिटिकल एबिलिटी भी चेक करा जाएगा। अब देखो जो नॉर्मल मान के चलो कि एसएससी या कुछ जो वनडे में नॉर्मल एग्जाम होते हैं तो उसमें शायद ये करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट है ये क्या हुआ, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री इस डेट को कहाँ गए, तो उसमें यहाँ सम टाइम होगा कि आपको एनालिटिकल एबिलिटी भी देगा। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो इनको यदि हम एक लें तो इसमें भी आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, 25 से 30 डिपेंडिंग ऑन। तो इसको यदि हम एक में ले तो अदरवाइज इंडियन पॉलिटी में ज्यादा क्वेश्चन है, इकोनॉमी में रिलेटिवली, लेकिन आप देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सम टाइम वेरी करते रहते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो the questions shall aim to test candidates' knowledge of the country's political system and the Constitution of India, social system and public administration, economic development in India, regional and international security issue, and human rights, including its indicators. Okay. Next आपका है history. तो क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। दिस शैल आल्सो इंक्लूड द एरिया ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि ये मॉडर्न इंडिया और आपका एंशिएंट से लेकर के एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों पूछे जाएंगे। और कुछ जो आपका है वर्ल्ड के भी समटाइम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। ओके। नेक्स्ट पेपर 2 यदि हम देखते हैं, जनरल स्टडीज, एसे एंड कंप्रिहेंशन, तो इसमें 2 पार्ट है। एक आपका एसे है और दूसरा एसे में सिर्फ आपके पास चॉइस है कि इधर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं और हिंदी चूज कर सकते हैं, और बाकी जो 120 मार्क्स के हैं वो आपको ओनली इंग्लिश में करने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म इधर इन हिंदी और इंग्लिश टोटलिंग 80 मार्क्स, तो अभी जो है वो आपके 4 × 20 यानी 80 मार्क्स होते हैं। 4 ऐसे पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स ईच, और 6 ऐसे होते हैं, 6 में से 4 आपको सेलेक्ट करना है। 2012 तक देखो तो वो 1 ऐसे होता था 800 मार्क्स के, 800 वर्ड्स में 80 मार्क्स। उसके पहले कुछ ईयर में देखोगे इनिशियली 600 वर्ड्स में लिखना होता था। तो एक तरह से शुरू में देखो 600 वर्ड्स में ऐसे लिखना है, आज आपके 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। तो चेंजेस हर एग्जाम में लिटिल चेंजेज होते रहता है। अब इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं कि इन एरिया से पूछे जाएंगे, ये ऑलरेडी आपको पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है। तो किसी भी चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ोगे तो उसमें आपका काम आएगा। पार्ट बी में देखो कंप्रिहेंशन होता है, प्रेसी राइटिंग होता है एंड अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश ओनली, यानी टॉपिक्स ऑफ आर कंप्रिहेंशन, पैसेज, प्रेसी राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गुमेंट, सिंपल ग्रामर, ठीक है। तो ये आपका प्रेसी राइटिंग होता है, रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग होता है, ठीक है ना, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, टोटल 120 मार्क्स। तो ये ओनली आपको इंग्लिश में करना है, देयर इज नो चॉइस, ठीक है। इसी के कारण बहुत सारे लोग घबराए रहते हैं।
नेक्स्ट आपका यदि बुक्स हम देखें तो अभी आप आराम से आपके पास टाइम है, 15 मंथ्स टाइम है, अर्ली यू आर अवेयर कि हमें करना है, तो आपके लिए ये फायदा होगा। तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये आपका मस्ट है, एक तरह से इंडियन पॉलिटी का बाइबल है। लेकिन उसके साथ साथ आप अभी से ये करो तो पेपर 2 में इन और एक्स्ट्रा जो बुक्स हमने डाले हुए हैं, तो वो आप यदि करोगे तो आपका एक तो इंटरव्यू में भी बहुत फायदा आपका करेगा, और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करने में मदद करेगा कि चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। तो प्रॉपर हम देखेंगे। बहुत बार क्या होता है, कैंडिडेट जो एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, या फिर बैंकिंग का तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो तो होते हैं वो जनरल चीजों को, जीएस को रट लेते हैं कि वन लाइनर तो आना है, एमसीक्यू आना है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो पेपर 2 में भी आप अच्छा लिख सकते हो, और पेपर 1 में भी यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो अपने आप में सब्जेक्टिव जैसा ही लगता है। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th का, फिर आपका पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 का, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल, ये दोनों एक तरह से होंगे। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एनसीईआरटी का क्लास 12 का है, यूजफुल इन पेपर 2 एज वेल। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ऑप्शनल इन द सेंस यदि आप इंटरेस्टेड हो इसमें से, जो ये वाला सिर्फ है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन आप यदि ऐसे एग्जांपल्स देखोगे, कोटेशंस वगैरह, तो वो यूजफुल होगा। हिस्ट्री में क्या करना, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो मॉडर्न के लिए। और एनसीईआरटी क्लास 12 में 3 बुक है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 to 3, इसको तो एकदम लाइन वाइज आपको रट्टा लगाना है। फिर एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एनसीईआरटी क्लास 11, इनफैक्ट अब क्लास 12 में भी आ गया है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 एंड क्लास 12 का। नेक्स्ट फिर आपका है ऑप्शनल में से मॉडर्न इंडिया, एनसीईआरटी क्लास 12 का ओल्ड वाला पढ़ सकते हो बिपिन चंद्रा, मेडाइबल इंडिया ओल्ड वाला सतीश चंद्रा, और एनसीईआरटी इंडिया एनसीईआरटी 11 आपका ओल्ड वाला जो है आर एस शर्मा, ये आप पढ़ोगे तो इसमें आपकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। अभी आपके पास टाइम है, आप इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। आप जैसे नोबेल पढ़ते हो तो उसी ढंग से पढ़ो एटलीस्ट। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का क्लास 11 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, एंड क्लास 12 का जो 2 बुक है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, एंड मैप एंड एटलस। मैप एंड एटलस जो है उसको डेली देखते रहो। अब यूक्रेन में कुछ हो रहा है तो उसको देखोगे, प्रधानमंत्री अभी कुछ देश की यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको देखो, हमारे राष्ट्रपति कहीं गए लास्ट 1 ईयर में, उसको देखो, कोई फॉरेन डिग्निटरी हमारे यहाँ विजिट किए, उस कंट्री के बारे में देखो। तो ये आपको देखते रहना है। फिर उसके बाद इंग्लिश वाले जो ले सकते हैं, जीसी लियोंग ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले महेश वर्णवाल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है इकोनॉमी में, तो एनसीईआरटी 9, 10, ठीक है, नाइन्थ का आपका जो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन बेसिक्स जो है कैसे चल रहा है। फिर 10th का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 11 का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर ये आपका 12th का 2 गो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक माइक्रो होता है, तो उसको भी अभी आप ये पढ़ो। और ऑप्शनल में है रमेश सिंह, पढ़ सकते हो, वो वास्ट है, उसकी जरूरत नहीं। या फिर संजीव वर्मा सर की भी किताब एक आती है, संजीव वर्मा सर ऑब्वियसली ही इज नो मोर, बट उनकी बुक जो है भी बहुत अच्छी है। साइंस का आप एनसीईआरटी 9th and 10th को, इसको 9th and 10th को लाइन वाइज रट्टा आपको लगाना है, समझना है। बायोलॉजी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th का एनसीईआरटी का, यूनिट 8, 9 एंड लूसेंट एंड करेंट डेवलपमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में बायोलॉजी जो 12th क्लास का है उसमें आपका यूनिट 10, ठीक है। और जब लास्ट में रहेगा तो आप करंट अपडेट के साथ मार्केट को नोट्स ये कर सकते हो। उसके साथ क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर्स को आप देखो, अभी धीरे धीरे करके मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको देखोगे। और जो भी, या तो आप मार्केट से बुक खरीदो या फिर डाउनलोड करके, इनफैक्ट मैं किसी को बोलता हूँ कि मार्केट से बुक खरीदने की अपेक्षा है कि एनसीईआरटी की सॉरी अपनी यूपीएससी की वेबसाइट से कुछ पेपर्स डाउनलोड करो, उसको देखो, उसमें प्रॉपर तरीका से चीजें ये सही रहती है। अब जो मार्केट में बहुत सारे बुक्स में इरर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इरर सब में लिटिल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि जो ओरिजिनल जेन्यून जो हो, प्रॉपर जितना अच्छा हो, तो वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये, और एक न्यूज़पेपर पढ़ने का आप रेगुलर हैबिट डालो। कोई भी न्यूज़पेपर आप लो, एक यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी मीडियम वाला न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीका से पढ़ो, रेगुलर रूप से पढ़ो वो, ठीक है, उसके एडिटोरियल। और इंग्लिश मीडियम वाला जो न्यूज़पेपर कोई भी है, आप या तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया,
या हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आप लेते हो उसको, यदि हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला एडिटोरियल को डेली पढ़ो, डेली डेली, और इंग्लिश वाला सप्ताह में 2 दिन कम से कम ले लो, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर रहेगी। और इंग्लिश मीडियम के जो हो तो आप अपना डेली 2 और 3 आर्टिकल जो भी है एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालो। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन कुछ दिन में आप यूज टू हो जाओगे। और एक कोई भी मंथली मैगजीन लो, ठीक है। तो इसमें अभी चूंकि आपके पास बहुत टाइम है तो लगेगा इतना वास्ट सारी चीजों को बता दिया, नहीं। आप कोई भी चीज को लो, बुक को, एनसीईआरटी को लो, एक एक दिन, 2 2 दिन, 3 3 दिन कर करके सबको फिनिश करो, ठीक है। तो ये चीज करो। उसके बाद पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आप हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रे एंड मार्टिन का ले सकते हो, यश चांद पब्लिकेशन का, और या फिर ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। पर्टिकुलरली ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है दोनों में मिलता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम वाला ये लो, और ये इनफैक्ट इसमें है ना कि सारी चीजें आपको मिल जाएगी, रिपोर्ट राइटिंग से लेकर के रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये एक तरह से कंप्लीट आपका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि ये जो है स्टैटिक एग्जाम नहीं है, आप डायनेमिक एग्जाम है। डायनेमिक एग्जाम इन द सेंस की जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो करंट के पूछे जाते हैं। अब यदि 10th का देखोगे तो आज भी गाय पे मान के चलो लेख लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए आएगा कि एक गाय एक चौपाया जानवर है, तो आपको वो नहीं आएगा। या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अब उस ढंग से नहीं आएगा। यदि महात्मा गांधी पे भी ऐसे लिखना आएगा तो उसको करंट अपडेट करके ये करेगा। गाय पे भी लेख लिखने आएगा तो करंट अपडेट करके आएगा। देश की स्वतंत्रता आंदोलन है तो वो भी एक तरह से करंट अपडेट करके आएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन यदि जस्ट इमेजिन करो, उस पर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपको ऐसे नहीं लिखने आ रहा, लेकिन यदि वो आता है तो करंट अपडेशन के साथ। तो ये बुक आपको जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराएंगे, बेसिक चीजों को बताएंगे। अब ये सिर्फ है ग्रामर का है आपको, तो ठीक है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हो, जिनको लगता है कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, कहीं भी आप देखो इंडिया में ट्रूथ है ये कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी लोग प्रिपेयर करते हैं तो लगता है लॉट ऑफ थिंग्स, खास करके रूरल इंडिया में अभी अभी हम देखते हैं। तो इट्स लगता है ना कि आप इवन इफ एमटीएस हो, मल्टीटास्किंग इन द सेंस की कह सकते हो कि आप इवन प्यून भी हो तो लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं। दिस इज आवर सोसाइटी। बट आप एक एज ए गैजेटेड ऑफिसर बनते हो तो ऑब्वियसली बात है कि हर कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। और सारी आपकी अपनी भी एक रॉयल्टी होती है, रुतबा होता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एफर्ट पुट करना पड़ता है। समटाइम कैंडिडेट होते हैं कि 3 मंथ्स में अवेयर होते हैं, फिर उनको लगता है कि मैं लेट हो गया हूं या जो भी है। बार बार रिमाइंड कोई भी क्यों कराता है कि इट्स आपको जब लगे कि हाँ हम करना चाहिए तो आप अर्ली, जितना अर्ली होगे। कोई भी एग्जाम 3 मंथ्स में भी हो सकता है, लेकिन 3 मंथ्स में तभी होगा ना जब आपका बेस बना हुआ है। कोई ऑलरेडी आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर मान के चलो एक आप बहुत अच्छे ब्रांडेड कॉलेज से पढ़े हुए हो और आपका जो एकेडमिक्स अच्छा है, 10th में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, 12th में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, ग्रेजुएशन में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ्स में भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जस्ट इमेजिन करो कि जो प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा वो भी तो देख रहा ना कि यूक्रेन में क्या सिचुएशन हो रहा है, वो भी देख रहा है कि एलएसी पे क्या हो रहा है, वो भी देख रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, वो भी देख रहा है पाकिस्तान में क्या एक्टिविटी। तो यदि आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी किए थे, आप इन चीजों से थोड़े थोड़े अवेयर थे, तो आपके लिए विकल्प होता है। अब फॉर एग्जांपल जो ऑलरेडी 22 वाले दे रहे हो, तो आप भले आपको लगता है, कुछ कैंडिडेट होते हैं कि धाराशायी होकर धड़ाम से गिर जाते हैं, नहीं। आप 22 में यदि प्रिपरेशन नहीं भी है, फॉर्म आप अभी भी भरने का टाइम है, तो आप उस चीज को भरो, उसको दो और सीखो। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सर क्या मैं फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में हूं, मैं क्या सीरियस दूं, मैं एलिजिबल हो पाऊंगा नहीं। इवन इफ यदि मान के चलो कि आपका रिजल्ट डीएफ फिल करने के लास्ट डे के पहले तक नहीं आ पाता है और फिर भी आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हो, तो कम से कम ये तो आपके पास खुशी होगी। हर साल ऐसे 10-20 कैंडिडेट होते हैं जिनका रिटेन जो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ होता है। किसी का 10 दिन में रिजल्ट आना होता है, किसी का 5 दिन में, किसी का 2 महीने बाद आना होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन एक तो मानो कि आप कॉन्फिडेंस, आपकी लेवल आ गया ना, आपका लेवल आ गया कि आप रिटेन अब क्वालिफाई कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर लिटिल पुश करोगे तो आप कर सकते हो। तो जो जिनको लगता है कि अभी फाइनल ईयर में हो, 20 का आप फॉर्म भरो,
आप एग्जाम दो, रियल एग्जाम को फेस करो। और जिनको भी जो अभी प्रिपरेशन भी कर रहे थे, अब लगता है कि इस बार मेरा नहीं होगा, तब भी आप दो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, रियल में आपका जो है प्रेशर बना रहेगा, आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते रहोगे। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।